दोस्तों इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। तो अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नीचे दिया गया है। दूसरा प्रश्न है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे बनाया हुआ है इसका चित्र। पिछले पहला हमारा क्वेश्चन है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समायवों का चित्रण कर सकते हैं। तो पेंटेन के लिए निम्नलिखित 3 समायवों का चित्रण कर सकते हैं। पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसका यहाँ पे चित्रण किया हुआ है। इसका अपने नोटबुक में चित्रण कर लेंगे। जैसे CH3 - CH2 - CH2 पे -CH2 - CH2। तो ये माइनस नहीं है बल्कि हटा के दूर पर लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। कार्बन के 2 प्रमुख गुणधर्म श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इनमें कार्बन की लंबी श्रृंखला तथा कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है। संयोजकता कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तीसरा प्रश्न है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। साइक्लोपेंटेन का सूत्र C5H10। साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। इसका चित्र बना लेंगे, फिर आप वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चौथा प्रश्न है निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनैल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समायोग संभव है। यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है चित्रण में। पांचवा है निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो पहला का आंसर यहाँ पे दिया है ब्रोमोएथेन, दूसरा का दिया हुआ है मैथोनिक अम्ल और तीसरा का दिया है हेक्साइन। ये चौथा प्रश्न है हमारा एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है जिन पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकरण कारक कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। यहाँ इस पे इक्वेशन में इसका दिया हुआ है। उपरोक्त अभिक्रिया में अल्काइन KMnO फॉर ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस अभिक्रिया में CH3CH2OH ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CH3COOH बनता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण से ऑक्सी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है जो अधिक ताप पर वेल्डिंग करने में सक्षम है, परंतु वायु के मिश्रण से कोई गैस उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इनका मिश्रण उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। इसका उत्तर है जब हम एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तब एल्कोहल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक इसी तरह दूसरा प्रश्न है ऑक्सीकारक क्या है। तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया है वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं तथा किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे अल्काइन, पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी तरह पहला प्रश्न है क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। डिटर्जेंट जो कि सरफ में होता है नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट मृदुल एवं कठोर जल दोनों के साथ समान मात्रा में झाग उत्पन्न नहीं करता।
दूसरा प्रश्न है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। जब कपड़े पर साबुन लगाया जाता है तो साबुन तैलीय मैल के साथ मिलकर मिसेल बनता है, जो मिसेल कोलाइट की रूप बने रहते हैं। कपड़े को रगड़ने, पीटने और पत्थर पर मारने से साबुन कपड़े में समान रूप से फैल जाता है, जिससे मिसेल बनने में आसानी होती है, ताकि कपड़े में लगे दाग मिसेल मैल के रूप में आसानी से अलग हो जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक आबंध पहला ए में दिया हुआ 6 सहसंयोजक आबंध, बी 7 सहसंयोजक आबंध, 8 सहसंयोजक आबंध और 9 सहसंयोजक आबंध। तो इसका उत्तर हमें देना है। तो इसका उत्तर है बी 7 संयोजक आबंध, 7वां है। दूसरा प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो इसका उत्तर है कीटोन 2।
साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ये प्रश्न थोड़ा सा इसका आंसर लंबा होगा। जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं तो इनके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ एवं एक ऋणात्मक सिर होता है। सफाई क्रिया में हाइड्रोकार्बन पूंछ तैलीय गंदगी से चिपक जाती है। जब हम जल को हिलाते हैं तो तैलीय गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करती है और यह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तथा इस प्रकार दूसरे अपमार्जक अणुओं की पूंछ को तेल से चिपकने का अवसर प्रदान करता है। अब इस विलयन में अनेक छोटी छोटी तैलीय गोलियां चारों तरफ अपमार्जक अणुओं से घिर जाती है एवं परस्पर संयुक्त होकर पुंज बनाने से वंचित रह जाती है। अतः इस प्रकार हम साबुन की सफाई प्रक्रिया द्वारा वस्तु से तैलीय गंदगी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसे पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट FineMR पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल रियल टिप को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा।